दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम बातचीत में आपका फिर एक बार स्वागत है। ये दिल्ली की एक राज्य सरकार है, जिसको के लोगों ने जो है वो भारी बहुमत से चुना और वो जो है उनको केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह केंद्र सरकार है, जिसके पास लोकसभा में जो है वो पूर्ण बहुमत है। तो ये दोनों सरकारें जो है वो जनता के समर्थन से सत्ता में आई हैं। लेकिन इनके बीच में बात क्यों नहीं बन रही? इनके बीच में समन्वय क्यों नहीं कायम हो रहा? क्यों ऐसा हो रहा है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है और जो है वो केंद्र सरकार को अध्यादेश निकालना पड़ता है। तो ये जो परिस्थिति दिल्ली में बनी है, इस पर हम जो है वो छोटे-छोटे प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे जी पहला जो सवाल है वो ये कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी बुनियाद क्या है? किस इस जिसकी बुनियाद क्यों ये लोग जो है वो आपस में एक-दूसरे के आमने-सामने हो गए? देखिए, एक एक वक्त था जब सरकार में यहाँ दिल्ली की सरकार चुन के आई। उस पीरियड में आप ध्यान रखिए कि एक बार नरेंद्र मोदी केजरीवाल दोनों की मुलाकात होती है। तो मोदी जी ने ही सजेस्ट किया था केजरीवाल को कि आप जाएं साउथ में, केरला में जाएं और अपनी खांसी का इलाज कराएं। केजरीवाल ने उनकी बात मानी और गए, वो खांसी का इलाज करा के आए, दुरुस्त हो गया है बिल्कुल। तो लगा कि संबंध दुरुस्त हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, केंद्र और राज्य के बीच में थोड़ी बेहतरी होगी, दिल्ली का भी भला होगा, दिल्ली के लोग भी अच्छे लाइफस्टाइल में आएंगे, दिल्ली थोड़ा और स्मार्ट सिटी शायद बने दोनों के समन्वय से। दोनों निर्वाचित सरकार, दोनों से उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे लगा कि क्लैशेज, कहीं ना कहीं क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन नहीं करूंगा, क्लैशेज ऑफ लीडरशिप, क्लैशेज ऑफ आइडियाज, क्लैशेज ऑफ पॉलिटिक्स, सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। हालांकि ये भी अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकल के आया हुआ जो आई हुई जो राजनीति दिल्ली की है, लोग यही समझ रहे हैं कि संघ का कोई कनेक्शन रहा होगा दिल्ली की सरकार का, या बीजेपी की बी टीम है। ये तमाम चीजें भी साथ साथ चलती रही हैं और बीच में धरना प्रदर्शन वो सब भी जारी रहा है किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर। पहले भी कई बार केजरीवाल कुछ मुद्दों को लेके धरने पे बैठ गए थे। ध्यान होगा संसद के सामने भी जो एरिया है वहां पे भी धरने पे बैठे। अभी जो क्लैशेज जो शुरू हुआ है, एक तो शराब, तथाकथित शराब घोटाले को लेकर क्लैशेज शुरू हुआ। आर्थिक लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही कि दिल्ली का जो रिसोर्स है, आर्थिक संसाधन है, उस पर कैसे कब्जा किया जाए, उस पर कैसे किसका वर्चस्व हो, ये मूल लड़ाई है। दो मंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है, फिर बाद में उप मुख्यमंत्री जेल में है। ये खटास बढ़ती चली गई और फिर लगातार इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी, सीबीआई की इंक्वायरी, ये सब भी चीजें चलती रही। अब बहाना आ गया संवैधानिक कि किस पद पे किसको यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, खुसूसन जो दानिश के अधिकारी हैं उनकी अपॉइंटमेंट पोस्टिंग की का अधिकार किसके पास हो। ये चीजें चलती रही। पहले भी कई फाइलें जाती थी और एलजी के पास पड़ी रहती थी, एलजी उसको रोक के रखते थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। आपको ध्यान होगा पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके, चीफ सेक्रेटरी को लेके कई झगड़े हुए थे आपस में। ये चीजें चल रही थी, रिजॉल्व भी हो जाता था बीच बीच में। इधर अचानक एक मामला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दे रखा था कि ये अधिकार किसके पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों आदेश आया कि दिल्ली सरकार को दानिश के अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलना चाहिए और वो उन्हें दिया जाता है, हमारा फैसला यह है। लेकिन दिल्ली पुलिस सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन में ही रहेगी, पहले भी थी, आज भी रहेगी, आगे भी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस का सारा इंतजाम है। वहां कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में दिल्ली सरकार का कोई दखल नहीं होगा। तो ये दिल्ली सरकार ने इसको, उनके दिल्ली सरकार के कई मंत्री और स्वयं केजरीवाल भी इसको अपनी जीत बता रहे थे कि देखो हम जीते इसमें, मोदी सरकार की नाक नीची हुई। अब नाक की लड़ाई बन गई, नाक की लड़ाई बनी और साथ साथ ये कि दिल्ली पर से एक बड़ा कंट्रोल हट जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से। फिर कैबिनेट मीटिंग होती है और उसमें एक अध्यादेश पारित होता है कि ये अधिकार वापस एलजी को दिया जाए। अब एलजी को दिया जाए जिस पे काफी फिर हंगामा मचता है
और एक रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, जिसपे आना है कि क्या इस पे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उस रिव्यू पिटीशन को भी केंद्र सरकार ने दे रखा है। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप यहाँ पर एलजी को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार को दिया जा रहा है। फिर अध्यादेश भी दिल्ली सरकार के विरुद्ध केंद्रीय कैबिनेट जारी करती है, और अध्यादेश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील रिव्यू पिटीशन के लिए जाता है कि आपने जो आदेश किया था उसको रिव्यू कीजिए, दोबारा से पुनर्विचार याचिका वहां दर्ज, उस पर ही फैसला आना है। लेकिन इसकी मियाद, चूंकि अध्यादेश है तो 6 महीने उसकी मियाद है। संसद में आने वाले सत्र में 6 महीने के भीतर ही उसको पास कराना है। राज्यसभा में चूंकि बीजेपी को जब भी अपना कोई बिल पास कराना होता है तो विपक्ष के कई ऐसे लॉबी हैं, उनको अपने उसमें लेके समझा सौदेबाजी करके वहां से पास करा लिया जाता था। उनमें से एक आम आदमी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी का भी समर्थन बीजेपी लेती रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार हो गया है कि एकदम ये मुद्दा जो है उसको एक टेस्ट है, संसद में भी एक अपने आप में टेस्ट होगा इस बार, अगर वाकई ये अध्यादेश के विरुद्ध में ये लोग प्रस्ताव देते हैं या उसको पास कराने की जरूरत बंद हो पड़ती जाता है जी। तो उसमें अगर एक विपक्षी एकता एकदम मजबूती से पास नहीं होने देती है राज्यसभा में, इसका असर 2024 पे ही पड़ेगा। 2024 के लिए जो लामबंदी हो रही है, जो अश्वमेध का घोड़ा घूम रहा है चारों तरफ, नीतीश कुमार चारों तरफ लामबंदी कर रहे हैं, उसको मजबूती आएगी विपक्ष के हिसाब से देखें तो, और एक तेजी आएगी। लोगों के, जो लोग विकल्प की राजनीति सोच रहे हैं, उनके हौसले बुलंद होंगे। जी अच्छा, ये जो आपने इतिहास की बात की कि मोदी जी ने उनसे कहा कि अपनी खांसी का इलाज करा के आओ, और वो आए, लेकिन इतिहास में ये बात भी हमको दिखाई देती है कि 2014 में जो है वो अनपेक्षित तौर पर बीजेपी को जो है 275 सीटें मिल गई। खुद बीजेपी वालों को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी कभी भी जो है वो अपने बल पे सत्ता नहीं, कभी भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी थी। लेकिन ये कि उसने महाराष्ट्र में भी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके साथ ही जो है वो हरियाणा का इलेक्शन हुआ, हरियाणा में भी बीजेपी ने कभी सरकार नहीं बनाई थी, वहां भी उसने जो है वो अपनी सरकार बना ली। और ऐसा लगने लगा कि अब जो है वो ये जो मोदी का अश्वमेध है, इसको रोका नहीं जा सकता। उस वक्त जो है वो अमित शाह ये कहा करते थे कि अब 50 साल तक तो लोग भूल ही जाएं, और कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी। लेकिन अचानक ये होता है कि 2015 में दिल्ली का चुनाव आता है, और दिल्ली के चुनाव में अमित शाह जो है वो 100 सांसदों को लगा देते हैं और उसको पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं, और बीजेपी जो 30 पे थी वो ये सारे के बावजूद 3 पे आ जाती है। तो ये जो झटका केजरीवाल ने बीजेपी को दिया, और फिर एक बार लोग सोचने लगे कि ऐसा नहीं है कि जो है वो मोदी जी को या अमित शाह को या भाजपा को हराया नहीं जा सकता, बल्कि जो है वो न सिर्फ हराया जा सकता है, बल्कि एक अगर केजरीवाल जैसा नेता हो तो उसको रौंदा भी जा सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो झटका एक खास वक्त में अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को दे दिया, वहां से ये खटास की शुरुआत हुई? थोड़ा उसमें और भी आगे बढ़ाना मैं चाहूंगा कहानी को। जो आप बता रहे हैं खटास तो जैसे जैसे अधिकार कम होते हैं, जैसे जैसे सल्तनत का हिस्सा कुछ दूसरा शासक ले लेता है, तो घोड़ा रुक जाता है। और दिल्ली में चूंकि संसाधन बहुत ज्यादा है, दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ पर एकाधिकार, वो छूटना नहीं चाहिए। तो किसी न किसी तरीके से दिल्ली की गद्दी पे बैठना भी एक ख्वाब तो रहता है जो लोग भी केंद्र में शासन चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का कंसेप्ट जो है यहाँ आधा इंजन हो जाता है, तो उस डबल इंजन के लिए तो लगातार प्रयास लोग करते रहे हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी के ये भी ख्वाब थे कि डबल इंजन की सरकार हम वहां ही बना लें, फॉर एग्जाम्पल पंजाब,
पंजाब में बीजेपी जिस तरह के समीकरण को लेकर चल रही थी, जिस तरह से कांग्रेस को के कई सारे लीडर्स को तोड़ा गया, वहां पर अकाली को भी अपने उसमें लाने की चेष्टा हुई, फिर बीजेपी ने ये सपना देखा कि शायद पंजाब में हम कुछ कर लें, लेकिन उस छीके को तोड़ के किसी और ने पकड़ लिया और आम आदमी के हवाले वो छीके आ गए। तो वहां भी क्लैश पंजाब की राजनीति को लेकर हो रही है और लगातार हो रही है, और वो तकलीफ फिर पंजाब के बाद इनकी अड़ंगेबाजी बाकी जगहों पे होना शुरू हुआ। बीच में कर्नाटक आ गया। कर्नाटक में भी इन्होंने 224 सीटों के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने 209 उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया वहां पर। हालांकि बुरी तरह से ये लोग मात खाए वहां पर। जमानत एक भी प्रत्याशी की, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। मगर ये ख्याल लोगों का था उस पीरियड में जब चुनाव का वक्त था कि बीजेपी को जिताने के लिए, वोट को सरकाने के लिए उनके पाले में आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह, बीजेपी की बी टीम की तरह वहां पर कर्नाटक के चुनाव मैदान में उतर आई है। मायावती के बारे में भी यही बात की जा रही थी, लेकिन दोनों ने अपना एक भी प्रत्याशी उनकी जमानत नहीं बचा पाए थे। तो ये किस्सा कर्नाटक के बाद, उससे पहले दिल्ली में मूल रूप से आर्थिक लड़ाई शुरू हो गई थी। दो उप मुख्यमंत्री जो सारी प्लानिंग कर रहे थे केजरीवाल के सपनों की दिल्ली का, वो चले गए जेल। पहले से एक मंत्री उनके जेल में थे, जिनको दिल्ली में जब चुनाव का पीरियड था उसमें उनकी मालिश की तस्वीरें भी दिखाई जाती थी। पंजाब में उनके मालिश की तस्वीरें दिखाई गई। तो ये लड़ाइयां तो चल रही थी काफी इनकी, लेकिन सबसे मूलतः आर्थिक लड़ाई का, क्योंकि जो शराब के जो बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो साउथ के हैं ज्यादा, और वो बीजेपी के फंडिंग करने वाले लोग भी हैं। उस शराब लॉबी जो है बहुत मजबूत शराब लॉबी है, तो वो पैसे पार्टी को भी जाते थे, वो पैसा बट गया, केजरीवाल की तरफ भी पैसा सरक गया। तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे बीजेपी की लीडरशिप के लिए रही है कि हमारा पैसा, जो हमारा रिसोर्स पर्सन जो थे, जो शराब लॉबी है, वो कहीं ना कहीं इन्होंने छीन लिया। दिल्ली में दुकानें बढ़ा दी, दुकानों का के तौर तरीके बढ़ा दिए। तो ये सब चीजें उनके रिसोर्स पे चोट कहीं ना कहीं पहुंच रही थी। बीच में केजरीवाल ने उन्हीं फार्मूलों को शुरू किया अपनी राजनीति का, जिस हिंदू एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी। केजरीवाल भी इनसे लंबा टीका लगाने लगे। दिवाली के टाइम में पूजन कराने लगे अक्षरधाम मंदिर से लेके दूसरी जगहों पर। इस बार भी, पिछली बार जब दशहरा दिवाली का अवसर आया तो उन्होंने तमाम वो लटके झटके शुरू किए केजरीवाल ने, जो आमतौर पे बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग करते रहे हैं। तो ये सब चीजें वोट बैंक पर कब्जा जमाना भी एक तरह से है। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने पंचायत चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी ने जो बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश की है। पंचायत में अगर उनका हो रहा है तो धीरे धीरे उनका अरमान लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हम भी ले लें, ये कोशिश होगी। तो जमीन धीरे धीरे, अब सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है जी। तो कोई भी जो बड़ा वर्ग है आज की राजनीति में, वो धीरे धीरे छोटे पौधे को पनपने नहीं देना चाहता है। ये हमारे इर्द गिर्द हमारी ही राजनीति, हमारे ही पॉलिटिकल थॉट को लेके, क्योंकि अंधा आंदोलन को ठीक से देखा जाए तो उस आंदोलन के वो तमाम चेहरे धीरे धीरे बीजेपी वाले ही थे। संघ के गर्भ से निकला हुआ आंदोलन जैसे था अंधा आंदोलन। तो ये नहीं चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे कुछ राज्यों से हमारी पार्टी सरक जाए, और केजरीवाल भी अपना विस्तार पंजाब के बाद दूसरी जगह भी करने लगे। तो बड़े यहाँ हो गया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा सकती है, ये थ्योरी चलती रही है। अब उल्टा हो रहा है, अब छोटी मछलियां बड़ी मछली को कैसे खाए, तो बड़ी मछली अपने आप को बचाने में लग गई है। बीजेपी की पॉलिटिक्स अब डिफेंसिव, धीरे धीरे अपनी सल्तनत को बचाओ। वो पहले ये था कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, विपक्ष मुक्त भारत कर दो, अब ये अपने आप को बचाने में लग गए। जी डॉक्टर। तो अब ये तो भाजपा का मसला है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस देश में जो संविधान है
वो जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। यानी ये देश जो है वो एक संघ राज्य है। तो अगर केंद्र सरकार इस तरह से विपक्ष की राज्य सरकारों से जो है वो लड़ाई मोल ले ले, तो वो जो फेडरल मुश्किलात हैं, इससे पहले जो है वो स्टालिन इस तरह की बात करते रहे हैं और फिर ममता बनर्जी भी ये बात करती रही है कि जो अधिकार उनको संविधान से मिले हैं, उसमें भी केंद्र जो है वो तरह-तरह से अपनी मुदाखलत करके उनको परेशान करता है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप ध्यान से देखें, पिछले 10 साल का आप इतिहास पलट लें, 10 साल की देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ही हम बात करें, तो लगातार केंद्र राज्य संबंध खराब हुए हैं। जिनको केंद्र से बेहतर संबंध बनाने थे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वो अक्सर सत्ता में जो लोग आते हैं तो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करके उनकी लीडरशिप बदल जाती है। तमाम वो नेता जो वहां के तुर्रम खां होते हैं वो भी धीरे धीरे अपना भाजपा में चले जाते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, शुद्धिकरण अभियान का हिस्सा बन जाते हैं। ये सब तो चला, लेकिन जब क्लैशेज हुए, आप देखिए अधिकारों को लेके जो साफ साफ भारतीय संविधान में डिफाइन किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है कि केंद्र के क्या अधिकार हैं, राज्य की जो तीनों सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है, साफ साफ हर चीज संविधान में डिफाइन किया हुआ है कि किसकी क्या हदें हैं। लेकिन मैं बराबर ये देखता हूं कि लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश, लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश केंद्र की तरफ से ज्यादा हुई है। सोने की लंका वाले ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम जाएं और हरण कर लें किसी के अधिकारों का। जी, जी। तो अधिकारों अच्छा का हरण हुआ है। जी, जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो ये जो अधिकारों की लड़ाई है या वर्चस्व की लड़ाई? यानी केंद्र अपने अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है, राज्य अपने सरकार सुरक्षित रखना चाहती है, या ये कि दोनों जो है वो एक-दूसरे को के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, दोनों एक-दूसरे पर अपनी चलाना चाहते हैं, क्या है झगड़ा? अधिकारों की लड़ाई तो कानून बताता है कि देखिए आपका ये अधिकार है, दूसरा वाला कानून की दूसरे तरीके से व्याख्या करके कहता है नहीं जी अधिकार मेरा है, ये देख ली, पढ़ लीजिए कि अनुच्छेद फला फला में क्या लिखा है, उसके धारा उपधारा में क्या लिखा हुआ है, उसके हवाले से अपने अधिकारों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के वकील से करवा लो या खुद ये करने व्याख्या करने बैठ जाए। मगर बात वर्चस्व की लड़ाई की है, बात है कि संसाधनों पर अधिकार किसका हो, नेचुरल संसाधनों पर अधिकार किसका हो, जो रिसोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सरकारें बदल बदल गई, सरकारों पर कब्जा करने का मामला चला, तो महाराष्ट्र अगर बिहार होता या महाराष्ट्र कोई छोटा ऐसा स्टेट होता जहां की कोई संसाधन नहीं है, अब देख लीजिए मणिपुर में इतने दिन से वहां पर आग लगी हुई है, इतने लोग मर गए, सब कुछ हुआ, कोई सीरियस नहीं है केंद्र से, किसी को लेना देना नहीं है, चल रहा है, बस सेना को उतार दिया, जो हो रहा है सो हो रहा है। वहां अगर महाराष्ट्र के साथ संसाधन होते, वहां अगर उतना जनरेट पैसा होता, अरबों रुपये, अरबों रुपये और दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल वहां पर हो रहा होता, फ्लोट करता पैसा, तो शायद वहां सूरत हाल कुछ और होता। वहां सारे केंद्र सरकार की ताकत लग जाती है और उसको ठीक ठाक करने में। महाराष्ट्र में क्यों? इसलिए कि वहां पर आर्थिक राजधानी है और उस पर कब्जा करना है सत्ता। वहां डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार नॉर्थ ईस्ट के किसी दरिद्र स्टेट को नहीं चाहिए जहां संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है। या बाकी भी बहुत सारे स्टेट इस देश में है जो नामलेवा नहीं है। पुडुचेरी में कोई नहीं चाहता है कि वहां हम चाहिए, वहां सारा अधिकार हमको दे दो। चल रहा है जी जैसे चल रहा है। लेकिन दिल्ली जैसे स्टेट जहाँ की केंद्र में अपना सब कुछ दिखाना है, वहां पर केंद्र को ये दिखाना है कि ये हमारे इशारे पे इनको चलना है, हमारे तरीके से चलना है, हम जिस अफसर को जहां चाह रहे हैं वहां बैठे। दूसरा, इन दिनों जो जंतर मंतर पर चल रहा है खेला हो गए, वहां पर लगातार जो लड़ाई चल रही है, उसमें भी केजरीवाल के लोगों का जाना, उनके महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनका जाना, केजरीवाल के सारे टॉप लीडर वहां पर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं।
ये सब भी कहीं ना कहीं केंद्र को लग रहा है कि हमारे पीछे ये लोग लग गए हैं स्कोर सेटल करना है। तो उनका स्कोर सेटल तो अपने लिमिटेड, जैसे एलजी सबसे बड़ा स्कोर सेटल करने का एक साधन है, उस साधन का इस्तेमाल हो रहा है। अधिकार तो वास्तव में लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। लोग भी यहाँ दिल्ली में आप बात किए तो आज ही जा रहे हैं देख देख के कि कुछ इसके अलावा भी था बहुत सारे। आप देखिए दिल्ली में चुनाव से पहले दोनों पक्षों ने ये अहद किया था कि हम कूड़ा, यहाँ की गंदगी साफ कराएंगे, कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। कुछ नहीं हो रहा जी, इतने दिन हो गए सरकार के गठन के, कूड़ा जहाँ वही है, कूड़ा को और बढ़ना है तो बढ़ रहा है अपना। दिल्ली में और मसाइल है यहाँ पर, और समस्याएं हैं यहाँ पर। आज आप दिल्ली की हालत आप देख लें, हर जगह एक लैटिन जोन को छोड़ के ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, कोई इलाका नहीं जहां पर सड़कें नहीं खुदी पड़ी हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा बन चुका है, जगह जगह खुदाई, पाइपलाइन कोई बेस बिछा रहा है, वहां पर सड़कें खुदी हुई है, मिट्टी वहां से उड़ रही है। दिल्ली सरकार का मंत्री कहता है हम पानी का छिड़काव करा देंगे जी, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं ठीक हो रहा है, जैसे है वैसे ही चल रहा है। यानी जो एजेंडे, जिस मैंडेट को लेके आप चुनाव लड़ते हैं, आप सत्ता में आते हैं, वो सब हाशिए पे चला जाता है और मूल चीज इनकी लड़ाई सतह पे आ जाती है। लड़ाई भी किस बात की? अभी एक ट्रांसफर पोस्टिंग में कितने करोड़ों का वारा न्यार होता है, ये केंद्र सरकार के लोग भी जानते हैं, ये यहाँ की सरकार भी जानती है। बात सिंपल एक ट्रांसफर पोस्टिंग की नहीं कि फला अधिकारी को हमने यहाँ से हटाया और वहां बैठा दिया। एक अधिकारी के ट्रांसफर में कई लाख तो बहुत पुरानी बात होगी, करोड़ की बात होती है। यहाँ ये भी एक कार्ड है। मैं सीधा सीधा नहीं कहूंगा कि पैसा खाने की वजह से भी ये लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन है पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग में। एक सच तो ये है, ये सच को मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हम लोग जरा सा 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जी अभी तक एक परिस्थिति ये थी कि शरद पवार और नीतीश कुमार जैसे लोग ये कह रहे थे कि जो विपक्ष एकता है वो कांग्रेस के साथ होगी, यानी कांग्रेस भी उसका हिस्सा होगी। इससे हट के कुछ लोग तीसरे उसकी बात कर रहे थे, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, जिनमें जी ममता भी थी और केजरीवाल भी थे और केसीआर भी होते थे, जो ये कहते थे कि भई इन कांग्रेस से हट के हम जो है वो एक विपक्ष की एकता बनाएँ। जी लेकिन अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट हुआ, उसमें कर्नाटक के बाद जो है वो ममता ने ये कह दिया कि कांग्रेस हमसे लड़ना छोड़ दे और जिसकी जहाँ ताकत है वहाँ से वो लड़े। यानी कांग्रेस ममता ने ये इशारा दिया कि वो जो है वो कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार है। और जब ये मामला आया तो केजरीवाल ने भी ये कहा कि भई कांग्रेस हमारा इस मामले में समर्थन करे, इसका मतलब ये है कि हम भी उसका समर्थन करेंगे। तो जी आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस तरह से सारे लोगों को लड़ के अपने खिलाफ एकजुट कर रही है? वो लोग जो आपस में लड़ के बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, बीजेपी उनको एक साथ ला करके अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रही है। देखिए, एक चीज तो डॉक्टर साहब मैं कहूंगा कि बीजेपी ने इन लोगों को एक करने में भी इनकी मशीनरी, आप चाहे इनकी होशियारी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, मगर ये लगातार इन्होंने जिस तरह से ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया, एक एक करके लगाया, राज्यों को भी तोड़ा, महाराष्ट्र में झटका दिया, इन चीजों ने, इन फैक्टर्स को देखा जाए तो इन्होंने एक करने के लिए ये सीमेंट का काम करने लगे सारे फैक्टर, कि भाई एक एक करके आप बिहार को नहीं छोड़ रहे, किसी को छोड़ा नहीं, हर जगह इन्होंने सारे पिंड पे कुछ ना कुछ किया इन्होंने। तो ये एक तरह से सीमेंट करने का काम किया। लेकिन कर्नाटक चुनाव से पहले की जो हालत थी, अगर कर्नाटक का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में नहीं आता या हंग असेंबली भी आ जाता, तो कांग्रेस को आज जो लीड रोल मिलने जा रहा है, या लीड रोल लगातार इनको मिलने की सूरत बन गई, वो शायद वो तस्वीर, ये पोस्ट कर्नाटक डेवलपमेंट। कर्नाटक से पहले की स्थिति तो यही थी कि गैर कांग्रेस भी एक तीसरा धड़ा बने और वो सारा कुछ हो। लेकिन धीरे धीरे लगा कि तेलंगाना में भी खेल होने शुरू हुआ है, तो उन्हें भी लगा कि चलो अब हम मिल के सारा कुछ करें।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी या शरद पवार ये ऐसे नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं है। बिहार में भी नीतीश कुमार ठीक है, वो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा काम तो कर रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार भी बयान नहीं दिया कि जितने भी हमारे लिए पीएम मटेरियल शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। पीएम तो वही बने, मैं नहीं बनूंगा पीएम, जो लीड करेगा वो बने। तो नीतीश कुमार ने अपने अरमान को दफन नहीं किया है, और जो सबको जोड़ता है उसका भी स्टेक ज्यादा बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। ममता बनर्जी शायद सबको नहीं जोड़ पाए, शरद पवार एक दिग्गज नेता है, वो सबको जोड़ सकते थे, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार लीड ले रहे हैं जोड़ने के हिसाब से। जोड़ने का अभियान एक तरह से उनके जिम्मे आ गया है, तो जगह जगह जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को। ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक ताकत तो बननी चाहिए प्रतिपक्ष की। जो प्रतिपक्ष बिखर गया था, कमजोर हो गया था, उसके दांत निकल गए थे, दंतहीन प्रतिपक्ष हो गया था इस देश का, उसको मजबूती मिलनी चाहिए थी। वो मजबूती की दिशा में काम हो रहा है, लेकिन बार बार सवाल, प्रश्न, वाचक चिन्ह जरूर, एक क्वेश्चन मार्क सत्ता पक्ष के लोग भी उठाते हैं, जो निष्पक्ष लोग हैं वो भी उठाते हैं, जिनको थोड़ा सा शक होता है वो भी उठाते हैं कि पता नहीं आज एक है कल को एक हो ना हो, इनके पीछे फिर वो प्रधानमंत्री का बुखार नहीं चढ़ जाए। अच्छा, केजरीवाल का रोल भी कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कांग्रेस के रिश्ते को अगर आप ठीक से देखें, केजरीवाल वर्सेज कांग्रेस, ममता वर्सेज कांग्रेस, नीतीश कुमार का भी कांग्रेस से, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, या अखिलेश यादव भी फिर दोबारा से पैचअप कर रहे हैं, तो मायावती भी एक स्टेक है जो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है। और उसके बाद आप चले जाएं आंध्र की राजनीति में, तेलंगाना की राजनीति में, तो वो लोग भी दूसरी तरफ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बी टीम की भूमिका में रहते हैं। कुछ ऐसी बात चुनाव के वक्त कहे जाते हैं, सोनिया गांधी के जाने पे उनको आपत्ति थी कर्नाटक इलेक्शन में, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलती रहेंगी। 2024 अभी तो 4 विधानसभा इस साल और 3 अगले साल 2024 में, लोकसभा के पहले 7 विधानसभा चुनाव होते समय विपक्ष की भूमिका भी एक बड़ा सवाल रहेगा अपने आप में। लेकिन उस सवाल से पहले एक टेस्ट ही उसका जवाब मिल जाएगा हमें, जब संसद में, राज्यसभा में ये बिल दिल्ली से रिलेटेड जब पेश होगा, उस समय सारे जो जिस सवाल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको इसके हर बिंदुओं की बात हम कर रहे हैं, उसका जवाब वहां मिल जाएगा हमें। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है भारतीय राजनीति के लिए। उस टर्निंग पॉइंट के बाद 2024 तय हो जाएगा कि विपक्ष किस मोड में लड़ेगी सत्ता पक्ष से। जी डॉक्टर साहब। तो अगर विपक्ष जो है वो एकजुट होके ये अध्यादेश को कानून नहीं बनने देता, तो उसका मैसेज जनता को क्या जाएगा? जनता में एक उम्मीद बन जाएगी। जनता का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस सरकार से भी आजिज है। आप छोटी छोटी बातों पे उलझा कर रखे हुए हैं। कभी आप नोटबंदी करते हो, फिर नया नोट लाते हो, फिर उस नए नोट में भी एक बड़ा नोट जो है उसे आप कहते हो कि नहीं जी इसे हम बंद करते हैं। इस बार आपने रिजर्व बैंक के गवर्नर को सामने लाए बंद कराने के लिए। पिछली बार स्वयं 8 बजे आप हाजिर थे, तब आप जब ये, तो एक कोई पॉलिसी आपकी नहीं है। आज बैंकों में कोई जा रहा है निराश होकर आ रहा है कि हम तो जी 2-2 हजार के 5 नोट लेके गए थे कि वो जमा कर ले या हमें बदल दे, तो कह रहा आईडी लेके आइए, फला लाइए, ढिमकाना लाइए। लोग छोटी छोटी चीजों को लेके, और हर बार आप महंगाई, आज ही वित्त मंत्री ने कल परसों ही कहा कि महंगाई और बढ़ सकती है। तो जिन चीजों को लोग एड्रेस करना चाहिए आप उसे कर नहीं रहे हैं। लड़ाई की दिशा आप कहीं और ले जाते हैं। कभी दिल्ली का मसला आ जाता है, कभी आप कुछ और लेके आ जाते हैं, उलझाए रखते हैं सबको। कभी आप किसी बाबा को ले आते हैं, 2024 ब्रांड बाबा को ले आते हैं। जब कर्नाटक का रिजल्ट हो रहा था उस समय आप पटना में एक बाबा का शो करा रहे थे, सारे केंद्र के आपके
जो उस जोन के मंत्री हैं वहां उसकी आरती उतारने में लग गए थे। अब बाबा की कोई फिल्म आएगी उस पे उसका भी प्रचार शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये कि आप राजनीति की दिशा ठीक है, आप अपना एजेंडा सेट करते रहिए, लेकिन लोगों का भला तो नहीं हो रहा है ना इन चीजों से। लोगों को पजल्ड कर रहे हैं आप। जो चीज जिस जिस G20 को इस बार आपको दो दो इवेंट करने हैं, इंटरनेशनल इवेंट, और दोनों के आप अध्यक्ष हैं यहाँ पर, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे? आप इकोनॉमी पे बात होगी ना इस देश में, उस फोरम पे, G20 के फोरम पर भारतीय राजनीति की बात ना में अलग बात है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे तो बात होगी ना। आप किस आर्थिक मॉडल को सामने रखना चाहेंगे? यही कि हम बार बार नोट को बदलते रहते हैं, हम किसी नोट को लाते हैं, साल 2 साल में उसको ड्रॉप कर देते हैं, कैसे चलेगा? लेकिन वो G20 के देश तो यहाँ जो आएंगे सदस्य देश, वो तो कहेंगे जी हमारे देश में तो, हमारी अर्थव्यवस्था में तो ये चीजें नहीं थी, आप तो सर्कस बना के रखे हुए यहाँ पर। तो क्या इस सर्कस मॉडल को भी G20 के दूसरे देश लागू करें अपने यहाँ? किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं? ये भी एक बड़ा देखिए मसला है। ये जो भारत में जो सिचुएशन है, आप कह रहे थे कि भई महँगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और इसकी वजह से, लेकिन सरकार जो है उनको 5-5 किलो चावल देती है, लाभार्थी भी बढ़ रहे हैं और जो लाभार्थी होते हैं वो जो है वो सरकार को वोट देते हैं। तो सरकार तो यही चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महँगाई बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोहताज हों और वो सरकार के अनुदान पे ज़िंदगी गुज़ारें और उसके बदले उनको वोट दें। तो सरकार को इससे क्या परेशानी है? हाँ डॉक्टर साहब, एक एक बात मैं रखना चाहूंगा आपके हवाले से ही। ये कैसे तय होगा कि ये जो 5 किलो राशन लेने वाले हैं उन्होंने सरकार को ही वोट दिया है? कर्नाटक का ही मैं पूछ रहा हूँ। क्या कर्नाटक में जो मतदाता बीजेपी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिया उनको 5 किलो राशन नहीं मिल रहा था? हाँ मिल रहा था उनको, उनका राशन घटा दिया गया था। जिस योजना के तहत उनको 7 किलो राशन मिल रहा था, 7 को घटा के 4 किलो कर दिया गया था। उससे वो नाराज हो गए थे। आप राशन ठीक है दीजिए, लेकिन आप पता है राशन की क्या हालत है? आधा राशन घर में इस्तेमाल होता, आधा राशन दूसरे दिन बाजार में बेच दिया जाता है। राशन लेने वो लोग जाते हैं, कभी इसको वेरीफाई करने की कोशिश हुई है कि टैक्स पेयर्स के पैसे का वो राशन कौन लोग उठा रहे हैं? मोटरसाइकिल से जाने वाले को क्या पेट्रोल के लिए पैसा है? अनाज खाने के लिए पैसा नहीं है? मैंने स्वयं कई ऐसी जगहों पर जहाँ से राशन उठाते हैं, मोटरसाइकिल और अच्छी गाड़ियां लेके लोग जाते हैं, राशन उठाया और उसको डाला और आधा बेच दिया, दूसरी जगह खरीदने वाला ही बैठा हुआ है। आपने कभी वेरीफाई किया कि ये कौन लोग हैं जिनको वाकई अनाज की जरूरत है? नहीं किया उसको वेरीफाई। ये चलाए जा रहे हैं फ्री भी योजना। मैं कहता हूँ जो वाकई जरूरतमंद है, जो वाकई जिसको आबोदाना और आशियाना की दिक्कत है, उसकी मदद कीजिए। लेकिन आपको तो अपॉइंटमेंट लेटर तक बांटने की कोशिश कवायद शुरू हो गई है। कभी किसी प्रधानमंत्री को आपने पिछले 10 साल को छाड़ दीजिए, उससे पहले चले जाइए, क्या कोई प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट लेटर इस तरह से बांटना किया है इस देश में? प्रधानमंत्री को छोड़ दिया, अब गृह मंत्री भी बांट रहे हैं। कुछ दिन में मुख्यमंत्री और एमएलए और जो मंत्री है वो भी बांटना शुरू कर देगा। ये माखौल हो गया ना एक तरह से। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहा है, कोई वहां पर परीक्षा इंटरव्यू से गुजर रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर कार्मिक विभाग जारी करता है, वो उसका अधिकारी उसको उस पर साइन करके देता है। यहाँ मंत्री बांट रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर। ये सर्कस कब तक चलेगा? ये सिर्फ इसलिए कि 2024 में आपको ये बताने कि देखो जी हमने इतने नियुक्ति पत्र बांट दिए। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब और हर जगह लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश से ज्यादा हो रहा है, अपचालन हो रहा है। हाईजैकिंग नहीं, उसका हिंदी शब्द है अपचालन। अपचालन हो रहा है जी। तो ये देश की सिचुएशन है जो कि हमने दिल्ली में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके हवाले से, और जो दूसरी परिस्थिति कर्नाटक और जो विपक्ष की जो इत्तेहाद है, उनकी जो एकता हो रही है, उसके हवाले से बात करने की कोशिश की। आपने आपके लिए समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे किसी और इश्यू पर बात करेंगे। धन्यवाद।